हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। साल 1968 की बात है। अगर हम बंबई शहर की सड़कों की कल्पना करें तो उस दौर में मुश्किल से 10 या 12 मतलब बहुत ही कम शानदार इम्पाला कारें हुआ करती थी। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली। इम्पाला रखना तो उस समय क्या कहते हैं, एक तरह से ये घोषणा करने जैसा था कि आप शोहरत के बिल्कुल शिखर पर हैं। बिल्कुल। और जब किसी फिल्म के सेट पर ऐसी ही एक चमचमाती इम्पाला आके रुकती थी ना, तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें दरवाजे पर टिक जाती थी। जाहिर सी बात है, सबको लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा दिग्गज हीरो बाहर आएगा। हाँ, लेकिन दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई स्थापित सुपरस्टार नहीं, बल्कि महज 13 साल का एक बच्चा बाहर आता है। अरे बाप रे, सिर्फ 13 साल? हाँ, और ये कोई किराए की गाड़ी नहीं है। ये कार उस बच्चे ने अपनी खुद की गाड़ी कमाई से खरीदी है। छोटा मुंह और बात बड़ी कहनी ही पड़ी, बुरा न मानो यार। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस सेट पर उस 13 साल के बच्चे की एक दिन की फीस फिल्म के मुख्य हीरो से भी कई गुना ज्यादा है। हम 60 और 70 के दशक के सिनेमाई ढांचे को देखते हैं तो ये बात पूरी तरह से असंभव सी लगती है। सही कहा आपने। क्योंकि उस दौर में स्टारडम एक बहुत ही संभली हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी। तो तू खैर न करना, तू अपनी ही जेब न भरना। मैं ये कह रही हूँ कि लोग सालों तक स्टूडियो के चक्कर काटते थे, एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर काम करते थे, तब जाकर उन्हें कोई छोटा सा रोल मिलता था। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बच्चा उस पूरे स्थापित सिस्टम को धत्ता बताते हुए सीधे शिखर पर बैठा है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं। मोहम्मद नईम सैयद, जिन्हें दुनिया ने जूनियर महमूद के नाम से सिर आंखों पर बिठाया। ये एक बहुत ही दिलचस्प नाम है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ उनके उस स्टारडम की चकाचौंध को गिनना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम से बच्चे ने एक पूरी इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया। धोखेबाज, खबरदार किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हाथ उठा दो। हाँ, और किस तरह वो उस मशीनरी का सबसे अहम पुर्जा बना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जब उसी माया नगरी ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया और मुंह मोड़ लिया, तो उस इंसान ने अपनी गरिमा को कैसे बचाए रखा। हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें उनकी जीवनियों के अंश और कई लेख शामिल हैं, हम उनके जरिए इस कहानी को समझेंगे। मैं सोचती हूँ कि यह केवल एक बाल कलाकार की सफलता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सिनेमाई दुनिया की अवसरवादिता, शोहरत की जो एक अस्थिरता होती है ना, और एक व्यक्ति की असीम मानसिक दृढ़ता, उसका बहुत गहरा अध्ययन है। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। तो चलिए इस कहानी के उस बिंदु पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, क्योंकि मतलब ये 13 साल का करोड़पति बच्चा अचानक आसमान से तो नहीं टपका था। हाँ, शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। इनकी शुरुआत एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से हुई। मोहम्मद नईम के पिता रेलवे में एक ट्रेन ड्राइवर थे और उनके बड़े भाई फिल्मों के सेट पर स्टिल फोटोग्राफर के रूप में काम किया करते थे। अच्छा, तो सिनेमा से थोड़ा बहुत जुड़ाव तो था। हाँ, और एक दिन की बात है, नईम की उम्र करीब 9 साल रही होगी। उनके भाई उन्हें इस सख्त शर्त पर फिल्म के सेट पर ले गए कि वो चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे और किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। जो मेहनत करता है उसको ही खाने का हक है। अरे, एक 9 साल के बच्चे के लिए एक कोने में चुपचाप बैठना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और वो भी तब जब सामने इतना कुछ रोमांचक घटित हो रहा हो। और वही रोमांच उस दिन हावी हो गया। सेट पर फिल्म कितना नाजुक है दिल की शूटिंग चल रही थी। उस समय के दिग्गज कॉमेडियन जॉनी वॉकर कैमरे के सामने थे। उनके साथ जो बच्चा शूटिंग कर रहा था वो बार बार घबरा रहा था और अपनी लाइनें भूल रहा था। ये तो सेट पर अक्सर होता है। हाँ, लेकिन पीछे शांति से बैठे 9 साल के नईम से ये देखा नहीं गया। उसने सेट की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए अचानक पीछे से आवाज लगाई कि इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है और आगे एक्टिंग करने, मैं इससे ज्यादा अच्छी तरह बोल सकता हूँ। अरे बाप रे, इतनी हिम्मत! जरा सोचिए, एक बाहरी बच्चा सेट पर ऐसा बोल रहा है, लेकिन निर्देशक ने उसे डांटने के बजाय मुड़कर पूछा कि क्या वह सच में ये कर सकता है। और फिर नईम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वो तो जॉनी वॉकर की लाइनें भी बोल देगा। उसे मौका मिला, उसने बेहतरीन एक्टिंग की, सीन एक ही टेक में ओके हो गया और उसे अपनी पहली कमाई के तौर पर 5 रुपए मिले। ये बहुत ही कमाल की बात है
इस घटना के पीछे का जो मनोविज्ञान है और उस दौर की जो कार्यप्रणाली है ना, वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। वो कैसे? मतलब अगर हम आज के समय में देखें तो सेट पर पीआर एजेंसियों, बाउंसरों और कास्टिंग डायरेक्टरों की एक पूरी फौज होती है। कोई बाहरी व्यक्ति निर्देशक तक पहुंच ही नहीं सकता। ये बात तो है। आजकल तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता सेट पर। बिल्कुल, लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि टैलेंट को लेके एक खुलापन था। निर्देशकों में प्रतिभा को किसी भी रूप में पहचानने की एक सहज मतलब एक जन्मजात नजर होती थी। अगर कैमरे के सामने कोई चीज असली है, उसमें वो कच्ची ऊर्जा है, तो उसे बस अपना लिया जाता था। सही बात है। लेकिन नईम से जूनियर महमूद बनने का जो सफर है, उसमें दो बहुत ही मशहूर किस्से दर्ज हैं स्रोतों में, और दोनों ही अपने आप में इतने दिलचस्प हैं कि लगता है मानो किसी फिल्म की पटकथा हो। हाँ, मैंने भी उन किस्सों के बारे में पढ़ा है। पहला किस्सा ये है कि एक बार दिग्गज अभिनेता महमूद साहब ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। उस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग बुलाए गए, लेकिन नईम को न्योता नहीं मिला। और एक बच्चे को तो बुरा लगेगा ही। हाँ, और नईम ने इस बात को चुपचाप सहन नहीं किया। वो सीधे महमूद साहब के पास पहुंच गए और शिकायत की, मैं छोटा आर्टिस्ट हूं, इसलिए आपने मुझे नहीं बुलाया ना। इस बेबाकी को देखकर महमूद साहब ने उन्हें पार्टी में आने की इजाजत दे दी। और शायद वहीं वो पल था जहां एक गुरु ने अनजाने में ही अपने शिष्य को पहचान लिया था। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी में नईम ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने महमूद साहब के ही सामने उनके ही मशहूर गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर एकदम महमूद साहब जैसी डांस परफॉर्मेंस दे डाली। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। क्या बात है। उनका अंदाज इतना सटीक था कि महमूद साहब खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसी वक्त नईम को अपना चेला बना लिया, उन्हें जूनियर महमूद का नाम दिया, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुरु दक्षिणा के रूप में नईम ने उन्हें 5 रुपए 25 पैसे भी दिए। ये बहुत ही प्यारा किस्सा है, लेकिन इसके समानांतर एक और किस्सा भी स्रोतों में दर्ज मिलता है। वो 1968 की फिल्म सुहाग रात के सेट का वाकया है। अच्छा, वो क्या था? बताया जाता है कि वहां नईम ने महमूद साहब के सामने उनके एक्सप्रेशंस और उनके चलने बोलने के अंदाज की हूबहू नकल उतारी थी, जिसे देखकर महमूद साहब इतने दंग रह गए कि उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, आज से तू मेरा जूनियर है। ये दोनों ही किस्से हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाते हैं। मतलब महमूद साहब उस समय कॉमेडी के निर्विवाद बादशाह थे। बिल्कुल, उनका कोई सानी नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई बच्चा किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की नकल करते हुए रातों रात वायरल हो जाए और वो सुपरस्टार ईर्ष्या या असुरक्षा महसूस करने के बजाय खुद उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। हाँ, आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। ये महमूद साहब के बड़प्पन को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि वो दौर कितना जैविक था, कितना ऑर्गेनिक था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कला की दुनिया में अक्सर मैंने देखा है कि बड़े कलाकार अपनी जमीन बचाने को लेकर बहुत असुरक्षित होते हैं। हाँ, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। लेकिन महमूद साहब का एक बच्चे में अपनी झलक देखना और उसे एक मंच देना, ये साबित करता है कि उस समय प्रतिभा ही सबसे बड़ी और एकमात्र करेंसी थी। जूनियर महमूद ने महमूद साहब की शैली को सिर्फ कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे एक नया छोटा और प्यारा आकार दे दिया, जिसे दर्शकों ने तुरंत गले लगा लिया। और एक बार ये पहचान मिलने के बाद जूनियर महमूद पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थे। वो केवल एक साइड किक या मुख्य कलाकार के पीछे खड़े रहने वाले बाल कलाकार बनकर नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में एक संपूर्ण सुपरस्टार बन गए। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने 7 अलग-अलग भाषाओं में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बाप रे, 250 फिल्में। हाँ, मेरा नाम जोकर, कारवां, हाथी मेरे साथी, नौनिहाल, ये फिल्में सिर्फ उनका हिस्सा नहीं थी, बल्कि कई फिल्मों में वही सबसे बड़ा आकर्षण थे। इसके पीछे ना एक तकनीकी और संरचनात्मक कारण है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या? अदरन 60 और 70 के दशक की फिल्मों की कहानी बुनने के तरीके को देखें तो हम पाएंगे कि बाल कलाकारों की भूमिका बहुत अहम होती थी। उस समय की फिल्में अक्सर हीरो के दर्दनाक बचपन से शुरू होती थी। हाँ, वो पुरानी फिल्मों का एक टिपिकल फॉर्मूला था। बिल्कुल। बाल कलाकार कहानी की नींव रखते थे। वे दर्शकों को हीरो की गरीबी, उसकी माँ के संघर्ष या उसके परिवार के बिछड़ने के दर्द से जोड़ते थे। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जूनियर महमूद वो रोने धोने वाले या सहानुभूति बटोरने वाले बच्चे नहीं थे। उनका काम बिल्कुल अलग था। सटीक बात। और मैं कहूंगी कि यही उनकी अभूतपूर्व सफलता का राज था।
बाकी बाल कलाकार जहां दर्शकों की आंखों में आंसू ला रहे थे, वहीं जूनियर महमूद एक बच्चे के शरीर में एक अनुभवी मजे हुए वयस्क कलाकार की तरह काम कर रहे थे। एकदम सही। यह करने का अंदाज ऐसा था जो बड़ों को भी मात दे दे। जब एक छोटा बच्चा बड़ों की तरह बात करता है तो वो एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करता है जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करता है। शायद इसीलिए फिल्म ब्रह्मचारी का वो डांस सीक्वेंस आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। शम्मी कपूर साहब जैसे ऊर्जावान और विशाल व्यक्तित्व वाले अभिनेता फ्रेम में हैं, लेकिन सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिक जाती हैं। हाँ, वो काले रंग की धारीदार टी-शर्ट और लुंगी वाला डांस। बिल्कुल, वो ऐसा थिरकता है कि सिनेमा घरों में लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। हाँ। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना शक्तिशाली था कि वे पूरे दृश्य को अपने नाम कर लेते थे। और इसका सिला उन्हें उनकी फीस के रूप में मिलता था, 1 लाख रुपए प्रति फिल्म। जरा कल्पना कीजिए, आज की महंगाई दर से तुलना करें तो ये रकम करोड़ों में बैठेगी। सच में यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। एक 13-14 साल का लड़का जो अभी दुनिया को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया है, वो मुख्य हीरो से ज्यादा पैसे ले रहा है। पूरा कुनबा उसकी कमाई पर निर्भर है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। हाँ, कौन सा सवाल? क्या केवल बचपन की मासूमियत और एक वयस्क की तरह व्यवहार करने के विरोधाभास पर टिका हुआ ये करियर एक बुलबुला नहीं था जिसे एक ना एक दिन फूटना ही था? आप उस दुखद मोड़ पर पहुंच गए हैं जो मैं कहूंगी हर बाल कलाकार की कहानी का हिस्सा होता है। इसे एक जादूगर के खेल की तरह समझिए। मतलब? जादूगर का खेल तब तक ही मजेदार लगता है जब तक रहस्य पता ना हो। बाल कलाकारों के साथ भी ऐसा ही होता है। दर्शकों को एक बच्चे के मुंह से बड़ों वाले संवाद सुनने में जो एक अचरज मिलता था ना, उम्र बढ़ने के साथ वो अचरज खत्म होने लगता है। हाँ, वो चार्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब वो बच्चा बड़ा होकर असल में एक वयस्क बन जाता है तो फिर बड़ों की तरह बात करने में कोई जादू नहीं रह जाता, वो सामान्य लगने लगता है। और बिल्कुल यही जूनियर महमूद के साथ हुआ। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, बचपन का वो गोलमटोल चेहरा बदला, आवाज में भारीपन आया, तो कैमरे की लाइटें उनसे दूर होने लगी। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किए। बड़े होने पर उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की गीत गाता चल और अंखियों के झरोखे से जैसी सफल फिल्मों में काम किया। लेकिन वो बात, वो जादू अब जा चुका था। उनका करियर ढलान पर था। एक इंसान जिसने बचपन से ही सेट पर राज किया हो, जिसने बड़े बड़े सितारों को अपने इंतजार में खड़े देखा हो, उसके लिए अचानक खुद को अप्रासंगिक पाना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। बॉलीवुड अक्सर केवल उगते सूरज को सलाम करता है। यहां पर ना मैं एक मजबूत असहमति जताना चाहूंगा। हम अक्सर इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि उम्र के साथ चार्म चला गया या उनका जादू खत्म हो गया। लेकिन क्या ये सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी वैचारिक विफलता नहीं है? आपका मतलब है कि इंडस्ट्री उन्हें सही रोल्स नहीं दे पाई? बिल्कुल। एक ऐसा टैलेंटेड कलाकार जिसने 250 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग और अभिनय का लोहा मनवाया हो, क्या इस पूरी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े लेखक और निर्देशक मिलकर उसके लिए उम्र के हिसाब से अच्छे रोल्स नहीं लिख सकते थे? ये सोचने वाली बात है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री टैलेंट से ज्यादा सिर्फ एक खास तरह की इमेज को बुनाती है? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सत्य विश्लेषण है। ये बॉलीवुड की क्रूरता और उसकी लेखनी की दरिद्रता का सीधा प्रमाण है। हाँ, क्योंकि बाहर तो ऐसा नहीं होता। वही मैं कह रही हूँ। अगर हम हॉलीवुड या अन्य पश्चिमी सिनेमा जगतों की ओर देखें तो कई बाल कलाकार बड़े होकर बेहतरीन चरित्र अभिनेता बनते हैं क्योंकि उनके लिए वैसे रोल्स लिखे जाते हैं। उन्हें ग्रो करने का मौका मिलता है। हाँ, उन्हें एक उम्र से दूसरी उम्र में जाने का अवसर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप हीरो, विलन या कॉमेडियन के एक बहुत ही संकीर्ण खांचे में फिट नहीं बैठते तो आपको बस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जूनियर महमूद की प्रतिभा कहीं नहीं गई थी, बल्कि इंडस्ट्री के पास उस प्रतिभा को इस्तेमाल करने का नजरिया खत्म हो गया था। ये बहुत ही हताश करने वाली स्थिति होती। जब फिल्मों के दरवाजे बंद होने लगे तो उन्होंने टीवी सीरियल्स का रुख किया। तेनाली रामा, प्यार का दर्द मीठा मीठा, एक रिश्ता साझेदारी का जैसे शोज में वो नजर आए। टीवी ने बहुतों को सहारा दिया है। हाँ, और निजी जीवन में भी उन्होंने स्थिरता खोजी। उन्होंने अपनी बचपन की कोस्टार लता से शादी की, जिनके साथ उन्होंने बचपन में सुहागन फिल्म में काम किया था। उनका एक भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे हुए जिनमें से एक का नाम हसनैन है।
लेकिन परिवार का भरण पोषण तो करना ही था, और जब मुख्य धारा के सिनेमा ने मुंह मोड़ा तो असली संघर्ष शुरू हुआ। और यहीं पर इस इंसान की चरित्र की सबसे बड़ी ताकत और गरिमा सामने आती है। जब बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया तो उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। ये बहुत बड़ी बात है। परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने गांव-गांव, छोटे शहरों में जाकर रात भर स्टेज शोज और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों में काम किया। उन्होंने मराठी फिल्मों का निर्देशन भी किया। मतलब जरा सोचिए, एक इंसान जो कभी देश की सबसे महंगी कार में चलता था, जिसके पास समय नहीं होता था, वो अब रात भर जाकर छोटे मंचों पर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। इस बात को अक्सर लोग संघर्ष मानकर महिमा मंडित करते हैं, उसे रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि असल में ये उनके उसूलों की कहानी है। आप ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि जूनियर महमूद ने इस क्रूर व्यवस्था के सामने घुटने नहीं टेके। उनका एक बहुत ही स्पष्ट उसूल था कि जो मेहनत करता है उसको ही खाने का हक है। उन्होंने कभी अपने अहंकार या उस पुराने स्टारडम को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। हाँ, काम तो काम होता है। बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं इतना बड़ा स्टार था, अब मैं ये स्टेज शो कैसे करूं। यही मानसिक लचीलापन उन्हें दूसरों से अलग करता है। लेकिन जिंदगी ने उनका सबसे कड़ा और क्रूर इम्तिहान एकदम अंत के लिए बचा कर रखा था, जिसने पूरी दुनिया को अपने चुटकुलों, अपने डांस और अपनी हाजिर जवाबी से हंसाया। उसे अपने आखिरी दिनों में बेहद दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ा। हाँ, उनकी बीमारी के बारे में पढ़कर बहुत दुख होता है। उन्हें चौथी स्टेज का पेट का कैंसर हुआ। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, बल्कि ये इंसान के पूरे वजूद पर, उसकी आत्मा पर प्रहार करती है। और उनका शारीरिक संघर्ष रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चंद हफ्तों के भीतर ही उनका वजन 35 से 40 किलो तक गिर गया। जो चेहरा हमेशा मुस्कुराहटों और ऊर्जा से भरा रहता था, वो अब अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रहा था। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। मौत जब दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो इंसान को वो शोहरत, वो पैसा, वो इम्पाला कार याद नहीं आती। उसे याद आते अपने वो लोग जिनके साथ उसने जीवन के सबसे हसीन पल बिताए हों। हाँ, आखिरी समय में बस अपने याद आते हैं। जूनियर महमूद की भी मौत से पहले बस एक ही आखिरी इच्छा थी। वो अपने बचपन के दोस्त सचिन पिलगांवकर और सुपरस्टार जितेंद्र से मिलना चाहते थे। अच्छा, सचिन पिलगांवकर? हाँ, सचिन पिलगांवकर वही हैं जिन्होंने 2011 में जूनियर महमूद की आखिरी फिल्म जाना पहचाना का निर्देशन किया था। और जितेंद्र साहब के साथ तो उन्होंने कारवां जैसी सुपरहिट फिल्म में एक ऐसा जादू रचा था जिसे कोई नहीं भूल सकता। जब इतने दशकों पुराने साथी जीवन के इस अंतिम और लाचार पड़ाव पर मिलते हैं, तो भावनाएं किसी भी इंसान के काबू से बाहर हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ जितेंद्र साहब के साथ हुआ। जब वो अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे, तो एक समय के उस ऊर्जावान और चुलबुले जूनियर महमूद को इस हालत में देखकर उनका सब्र टूट गया। कोई भी रो पड़ेगा ऐसी हालत देखकर। वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भरे गले से कहा, वो इतने दर्द में है कि अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है, मुझे पहचान नहीं पा रहा, मेरा दिल फट रहा है। दर्द और लाचारी का ये मंजर किसी की भी आंखें नम कर सकता है। सच में। और अंततः कैंसर से इस लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद 66 या 67 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ ऐतिहासिक रूप से एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। स्रोतों में उनके निधन की तारीख को लेकर एक छोटा सा मतभेद देखने को मिलता है। हाँ, मैंने भी वो देखा है। कुछ जगह ये दर्ज है कि उनका निधन 8 नवंबर 2023 की रात 2 बजे हुआ था, जबकि कुछ अन्य स्रोत ये तारीख 8 दिसंबर 2023 बताते हैं। हालांकि ये तारीखें जो भी हों, लेकिन ये एक निर्विवाद सत्य है कि 2023 के अंत में भारतीय सिनेमा ने अपना एक ऐसा अनमोल रत्न हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी जगह शायद ही कोई कभी भर पाए। निधन के बाद उन्हें मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया, और इस जगह का चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये वही जगह है जहां सिनेमा जगत के महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब और बेमिसाल गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया गया था। अगर हम इसे एक वृहद नजरिए से देखें, तो ये एक तरह का काव्यात्मक न्याय लगता है, एक पोएटिक जस्टिस है। वो कैसे? भले ही उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उस चमकती हुई सिनेमाई दुनिया ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया हो, भले ही उन्हें बड़े पर्दे पर वो मुकाम नहीं मिला जिसके वे अपने हुनर के दम पर हकदार थे, लेकिन मृत्यु के बाद इतिहास में उनका स्थान उन्हीं दिग्गजों के बीच सुनिश्चित हुआ जिन्हें ये देश आज भी पूछता है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। ये इस बात का एक खूबसूरत प्रतीक है कि कला कभी मरती नहीं है, और एक सच्चे कलाकार की अंतिम जगह हमेशा महान लोगों के बीच ही होती है।
ये एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें तो मोहम्मद नईम का ये सफ़र, जो एक 9 साल के बच्चे के बेबाक बोल से शुरू हुआ था, जिसने 5 रुपए की पहली फीस से लेकर बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार बनने तक का सफ़र तय किया और अंत में अपनी शर्तों पर गरिमापूर्ण जीवन जीने की एक मिसाल कायम की, वो सिर्फ एक बच्चे के स्टारडम की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सच्चे कलाकार के जीवन भर के संघर्ष, उसके उसूलों और उसकी असीम हिम्मत की कहानी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी हमें सिर्फ अतीत के झरोखे से झांकने को ही नहीं कहती, बल्कि ये वर्तमान समय के लिए भी कई गंभीर सवाल और चेतावनियां लेकर आती है। तो एकदम सही। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हैं। जूनियर महमूद की ये कहानी आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में एक बहुत ही प्रासंगिक चेतावनी देती है। आज के दौर के संदर्भ में ये बहुत फिट बैठती है। हाँ, आइए आज के माहौल की कल्पना करें जहां इंटरनेट पर हर दूसरा बच्चा रातों रात शोहरत पा रहा है, कोई अपनी मासूमियत से, कोई डांस करके, तो कोई बड़े बड़े डायलॉग बोलकर चाइल्ड इन्फ्लुएंसर बन रहा है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों की ब्रांड डील्स हैं। वे वही सब जी रहे हैं जो 60 के दशक में जूनियर महमूद ने जिया था। हाँ, वही पैसा, वही शोहरत। लेकिन एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जब बचपन का वो पर्दा गिरता है, जब चेहरा बदलता है, जब सोशल मीडिया का एल्गोरिदम रातों रात बदलना शुरू होता है और तालियों की वो गड़गड़ाहट अचानक शांत हो जाती है, तो उस इंसान के दिमाग पर क्या गुजरती है? क्या वो व्यक्ति उस अचानक आए खालीपन, उस भयानक सन्नाटे को बर्दाश्त कर पाता है? ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है जिसका सामना हर उस शख्स को करना पड़ता है जिसने बचपन में शोहरत देखी हो। बिल्कुल। क्या बचपन की वो बेतहाशा शोहरत, वो लाखों की भीड़, सचमुच एक वरदान है, या फिर ये एक ऐसा भूत है जिसका पीछा इंसान ताउम्र करता रहता है, एक ऐसी छाया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना ही जटिल है जितना कि खुद शोहरत की फितरत। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए नजरिए के साथ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। अपनी अपनी बीवी